आज हमारा जो हिंदी का टॉपिक है वो है समास। आज हम समास को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना या संक्षेप होता है। संक्षेप भी किसको कहते हैं? छोटे करने को। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा करना। अब हमें छोटा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? छोटे करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इससे भाषा आसान हो जाती है, भाषा सरल होती है। इसके अलावा जो किताबें छपती हैं उनमें भी अगर हमारा एक शब्द से काम चल रहा है तो वहाँ 3 लिखने में जो स्याही जाएगी, जो खर्चा आएगा, उससे भी बचत हो जाती है। तो इसीलिए भाषा में समास का इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा भाषा भी आसान हो जाए और हमारा कम शब्दों में वही अर्थ आ जाए जिसे हम चाहते हैं। इसीलिए ये समास यानी छोटा करना, इससे भाषा आसान होती है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? भाषा सरल होती है, इसीलिए समास यानी शब्दों को छोटा किया जाता है। अच्छा, अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे गगनचुंबी। गगन को चूमने वाली। यहाँ पे देखो, ये हमारा समास है और ये इसका विग्रह करके जब हम लिखते हैं इसको, यानी समास को खोलना क्या कहलाता है? समास विग्रह। तो यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा बन गया और अर्थ दोनों का एक ही है। गगनचुंबी भी किसे कहते हैं? गगन को चूमने वाली। तो इसीलिए इतना लंबा लिखने से और इतना बड़ा लिखने से छोटा क्यों लिखते हैं? क्योंकि इससे भाषा आसान हो जाती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो ये ना लिख के हम ये लिख देते हैं। समास इसलिए होता है। अब हम देखते हैं समास के पद। समास के पद। सामासिक पद कह लें या शब्द कह लें, पद और शब्द एक ही होता है। पद और शब्द एक ही होता है। सामासिक पद हम किसे कहते हैं? जैसे हमने लिखा दिन रात, ये हमने लिखा दिन रात। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? दिन और रात। दिन और रात। तो समासिक पद या शब्द किसे कहते हैं? जब समास के परिणाम स्वरूप हमें संक्षेप में जो शब्द मिलता है, यानी समास होने के बाद जो संक्षेप में, जो छोटे रूप में हमें जो शब्द मिलता है, उस शब्द को हम कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद, या शब्द कह लें या पद कह लें। तो सामासिक पद कौन सा होता है? जब हम छोटा कर देते हैं। जैसे हमने लिखा रसोई घर। क्या लिखा? रसोई घर। इसको जब हम बड़ा करेंगे तो क्या लिखेंगे? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। यह हमने जो इतना बड़ा है, अगर इसको छोटा करके जो इसका संक्षेप रूप है, जो ये है, ये कहलाता है सामासिक पद। क्या कहलाता है? सामासिक पद। अब सामासिक पद के भी 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। ये सामासिक पद है, इसके भी 2 भाग होते हैं।
इसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। एक हमारा होता है पूर्व पद, इसी को हम पहला पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पद। और दूसरा उत्तर पद, उत्तर पद या इसको दूसरा पद भी कहते हैं। अब इसको देखते हैं पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रसोई है और एक घर है। जो रसोई है ये हमारा क्या है? पूर्व पद। और ये घर क्या है? उत्तर पद। उत्तर माने बाद में आने वाला। ऐसे यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा? पूर्व पद। रात क्या हो जाएगी? उत्तर पद। तो ये हमारे दो पद होते हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है? सामासिक पद बनता है। क्या बनता है? सामासिक पद। दो पद होते हैं जिनसे मिलकर हमारा सामासिक पद बनता है। अब हम इनको ही देखते हैं। समास में हमारे दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। इसके बाद में हम देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा हमारा क्रमधारय समास। तीसरा देव समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा बहुव्रीहि समास। और छठा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ये 6 भेद होते हैं इसके। अव्ययीभाव समास, क्रमधारय समास, द्विगु, द्विंदु और बहुव्रीहि समास और छठा तत्पुरुष समास। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास को देखते हैं, ये क्या होता है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय कहते हैं जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। किसे कहते हैं? अव्यय कहते हैं अविकारी शब्दों को। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे हर हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया, बहुत सारे हैं। ये जैसे यथा हो गया, ये बहुत सारे शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अव्यय यानी अविकारी शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, यानी काल कारक के हिसाब से इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये हमेशा इसी में इस्तेमाल होते हैं, अपने मूल रूप में जैसे होते हैं ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे जो अव्ययीभाव समास है उसकी पहचान क्या है? उसमें जो हमारा पहला पद होता है, कौन सा पद होता है? पहला पद। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। क्या होता है? इसका पहला पद अव्यय होता है, यानी अविकारी शब्द होता है इसका पहला।
अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे हमने इससे देखा हर एक, हर दिन, ऐसे ही हमने अनु से देखा अनुरूप, ऐसे जैसे प्रति से देखा प्रतिदिन, प्रतिदिन और प्रत्येक। बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे ही हमने यथा से देखा यथाशक्ति, यथाविधि, यथा का अर्थ होता है अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार। विधि किसे कहते हैं? कानून, कानून के अनुसार। ऐसे ही हम देखें यथा रुचि, रुचि के अनुसार। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण हैं। यहाँ पे हमने देखा हर एक में, जैसे प्रतिदिन, हर दिन, हर एक दिन, प्रत्येक, ऐसे यहाँ प्रति आया, यहाँ पे प्रति है, यहाँ पे अनु है, यहाँ पे हर है, यहाँ पे भी हर है, यहाँ पे यथा है, ये यथा है, यानी ये जो पहला पद है। अब इसमें पहला पद क्या है? अनु, दूसरा रूप, हर पहला है, दिन दूसरा है, ऐसे प्रति पहला है, दिन दूसरा है। तो जहाँ पे पहला पद अव्यय हो, यानी कि अव्यय हो, अविकारी शब्द हो, वहाँ पे कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में हमेशा अव्यय मौजूद रहता है, अव्यय की उपस्थिति रहती है। तो इससे हम इसको पहचान जाएंगे। और इसमें पहला ही पद प्रधान होता है, इसका पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया अव्ययभाव समास। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, दूसरा देखते हैं हम कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी होंगी। देखो, सबसे पहले देखो, एक होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। एक होता है विशेष्य। विशेष्य, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, लेकिन इनको दोबारा दोहरा लेते हैं। एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, जैसे कुछ भी काली गाय, काली गाय। यहाँ पे देखो, जो हमारा विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है, उसको हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। ये है विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। इसको कहते हैं विशेष्य। ये तो हो गए विशेषण और विशेष्य। इनके अलावा दूसरी चीज क्या है? एक होता है हमारा उपमा। किसे कहते हैं? उपमा। उपमा कहते हैं तुलना करने को। किसको? तुलना। तुलना में हम समानता देखते हैं या किसी को किसी चीज से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो उपमेय में दो चीज होती हैं। इसमें एक होता है उपमेय, एक तो होता है उपमेय, और एक होता है उपमान। उपमान। उपमेय कहते हैं जिस चीज की हम तुलना करते हैं, जिस चीज की तुलना करते हैं। और उपमान होता है जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं। जैसे मैंने लिखा चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। यहाँ पे देखो, ये चांद है, इससे तुलना की जा रही है। चांद से तुलना कर रहे हैं हम, किसकी? चेहरा की। तो यहाँ पे चेहरा क्या हो गया? उपमेय। क्या हो गया?
उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान। ये क्या हो गया? उपमान। जैसे हमने लिखा चंद्रमुखी, चांद जैसा चेहरा, या फिर बहुत सारे इसको उदाहरण है। तो जिससे, जैसे फूल सा चेहरा, फूल सी हंसी, कुछ भी, तो यहाँ पे जिससे तुलना की जाती है वो तो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये सारी चीज़ें कर्मधारय समास में काम आएंगी। अब हम देखते हैं आगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें पूर्वपद और उत्तरपद के बीच, पूर्वपद और उत्तरपद के बीच विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। यानी इसके जो पूर्व पद होगा और उत्तर पद होगा उसमें या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होगा। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? दूसरे इसकी पहचान ये होती है, इसमें जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? क्या समान, या फिर है जो, ये इसकी पहचान है। यानी जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो उसमें या तो क्या समान आता है या है जो आता है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? काली है जो मिर्च। दूसरा देखते हैं, चंद्रमुख, इसमें क्या है? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, तो इसमें क्या समान आया है? इसके अलावा जैसे हम देखते हैं महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, तो यहाँ में क्या है जो आया है। कमल चरण, कमल, कमल चरण, इसका क्या है? कमल के समान चरण, चरण किसको कहते हैं? पैर को, तो इसमें क्या आया है? के समान, चरण के कमाल समान। बहुत सारे उदाहरण, जैसे लाल मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गया, और नीला आकाश हो गया। यानी जहां भी, या तो उसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो, काली मिर्च, मिर्च क्या है? विशेष्य, और काली क्या है? विशेषण। ये विशेषण विशेष्य की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे चंद्रमुख, यहाँ पे चांद की तुलना किससे की जा रही है? चांद से मुख की तुलना की जा रही है। महात्मा, महान है जो आत्मा। ऐसे कमल, यानी जो चरण है वो किसके समान है? कमल के फूल के जैसे। तो यहाँ पे इनकी तुलना की जा रही है, उपमेय और उपमान की। तो ये हमारा कौन सा है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। ये दूसरा कौन सा है? कर्मधारय समास। इसमें या तो विशेषण और विशेष्य की तुलना की जाएगी, विशेषण और विशेष्य होगा, या फिर उपमेय और उपमान के बीच संबंध होगा। यह हमारा दूसरा समास है।
इसके बाद हम देखते हैं तीसरा कौन सा है, देवगु। देवगु समास। यहां पे देखते हैं हम, जो देवगु समास होगा इसका जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद होता है पहला वाला पद, इसका पूर्व पद संख्यावाची होगा, संख्यावाचक होता है। और क्या होता है, इसका जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान होने के साथ दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद हमेशा संज्ञा होती है। क्या होता है, इसका, क्योंकि जो संख्या बताई जाएगी वो किसी संज्ञा की होगी। किसकी होगी, संज्ञा। इसका दूसरा पद हमेशा एक संज्ञा होती है। अब यहाँ पे देखो, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद इसका प्रधान होता है। यानी संख्या दूसरे पद के बारे में बताया जाता है, संख्या के द्वारा दूसरे पद के बारे में बताया जाएगा और इसका दूसरा पद हमेशा एक संज्ञा होती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, चौराहा, चौराहा, त्रिभुज। इसके अलावा पनसेरी, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि हो गया। इसके अलावा और जैसे नवरात्र, नवरात्र, नवग्रह, अष्ट अध्यायी, अष्टाध्यायी, ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे चौमासा भी हो गया। यहाँ पे देखो, ये जो हम शुरुआत का जो पहला पद देख रहे हैं ये क्या है, संख्यावाचक है। सप्त 7 को कहते हैं, 9 9 को, यहाँ भी 9, अष्ट 8 को, चौ 4 को। तो यहाँ पे देखो, चौराहा 4 राहों का समाहार या समूह, समाहार को ही समूह कहते हैं। ऐसे त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, ऐसी पनसेरी 5 शेरों का समूह, यानी जिसमें 5 शेर शामिल हो उसको पनसेरी बोलते हैं। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह या ग्रुप। ऐसे यहाँ पे नवरात्र, नवरात्रों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, नवरत्न भी होता है। जैसे अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, जो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये चौमासा 4 मासों का समाहार या समूह। तो यहाँ पे पहला पद हमारा संख्यावाचक होता है, दूसरा पद हमारा प्रधान होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। तो ये क्या है, देवगु समास है। इसमें एक अपवाद है, जैसे हम देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज अगर पेपर में आ जाए, उसमें बहुब्रीहि ना हो, तो हमारा कौन सा होगा, तो हमारा द्विगु समास होगा। जैसे इसका क्या मतलब होता है, 4 भुजाओं का समूह। हम देखेंगे 4 भुजाओं का समूह, ये इसका समास विग्रह है, 4 भुजाओं का समूह। लेकिन इसका दूसरा भी एक समास विग्रह है, वो क्या है, वो है 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी। इसका क्या मतलब होता है, 4 भुजाएं जिसकी, किसको कहते हैं, ये तो हमारा हो गया देवगु समास का उदाहरण। और 4 भुजाएं जिसकी, ये किसका है, ये हमारा
विष्णु। ये भगवान के लिए है। किसके लिए है? भगवान के लिए है। यानी यहां पे ये उदाहरण किसका होगा? बहुब्रीहि का। अब अगर दोनों आ जाएं, बहुब्रीहि भी आ जाए और देवगु भी आ जाए, पेपर में दोनों ऑप्शन आ जाएं, तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है? बहुब्रीहि को। किसको देनी है? प्राथमिकता हमेशा किसको देनी है? बहुब्रीहि को। यानी इसका उत्तर यह होगा अगर दोनों आ जाए तो। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो फिर क्या है? द्विगु समास है। तो यह हमारा हो गया द्विगु समास। इसके अलावा चौथा हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें इसको पढ़ते हैं द्विंदो। अगर हम इसको खोल के लिखते हैं किस तरह लिखते हैं? और इस तरह लिखते हैं इसको। इसमें दे आधा होता है, वह पूरा होता है। क्या होता है? दे आधा और वह पूरा होता है। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है आमने सामने। क्या होता है? आमने सामने। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी एक पहचान होती है, इसके बीच में, इनके बीच में ज्यादातर क्या आता है? योजक चिन्ह। इनके बीच में ज्यादातर, हमेशा नहीं, हमेशा आए, ज्यादातर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये वाला आता है। यह क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण। अब देखो, जैसे हम इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे रात दिन। अच्छा, एक इसकी एक पहचान और है, इसमें ज्यादातर शब्द जो पद होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं। इसके पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे अब हम उदाहरण देखते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। इंतकारी। जैसे हम देखते हैं रात दिन। रात दिन, यहाँ पर देखो, रात भी अपने आप में प्रधान है और दिन भी, कोई किसी से कम नहीं है। यानी ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है, यानी इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। हम इसको उदाहरण यहाँ लिखते हैं, जैसे पाप पुण्य। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इनके बीच में क्या आता है? और, या, अथवा, एवं, ये शब्द आते हैं। ठीक है। और हम जैसे देखते हैं दाल रोटी, दाल रोटी, आसमान जमीन, अमीर गरीब, बहुत सारे उदाहरण हैं। अमीर गरीब, माता पिता बहन भाई, सारे किसके उदाहरण हैं? ये हमारे द्वंद्व समास के, यानी दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, जैसे जैसे हमारा आ गया घर घर। घर घर, इसमें भी योजक चिन्ह है बीच में, लेकिन ये हमारा किसका उदाहरण है? ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये है हमारा अव्ययभाव समास का। हाँ, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अव्ययभाव समास का। ऐसे ही जैसे रातों रात, दिनों दिन, बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी जहां एक जैसा आ जाए वो हमारे अव्ययभाव समास में चले जाते हैं, और जहां हमारे विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वो किस में चले जाते हैं? द्वंद्व समास में। जैसे हमारा एक उदाहरण है जलवायु। जलवायु, यहां पे जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह आए,
ज़्यादातर योजक चिन्ह आता है, लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि योजक चिन्ह नहीं होता। लेकिन हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे जल और वायु, जल और वायु। तो ये भी हमारा किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का, क्योंकि जल और वायु दोनों प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान हैं, और इसमें योजक चिन्ह जब इनके समास विग्रह करेंगे तो इनके बीच में क्या आता है? और आता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर उसमें योजक चिन्ह आए, लेकिन ज़्यादातर योजक चिन्ह आता है। और इसका क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आज हमने 4 को कवर कर लिया। अब हमारे 2 बचे हैं, बहुब्रीहि समास और एक तत्पुरुष समास। इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इलाहाबाद दबा दो।